गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चालू कर रहे हैं हमारा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर को हम देखेंगे, समझेंगे। हमारे बोर्ड एग्जाम्स पास आने वाले हैं और ये जानेंगे कि ये चैप्टर को हमको किस तरीके से करना है। तो हमारा चैप्टर जो आज हम चालू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, उस बारे में हम जानते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है, अगर आपको मालूम हो कि हम अकाउंटिंग जो करके आते हैं, जैसे मान लो हमने 11th में अकाउंटिंग करके आई है सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जिसमें सिंगल मालिक होता है। दूसरी हम अकाउंटिंग करके आए हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। और तीसरी आती है क्या, कंपनीज। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इनको एप्लीकेबल नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म्स को एप्लीकेबल नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल है ओनली फॉर कंपनीज। अब बात आती है कि ये सिर्फ कंपनीज को ही क्यों एप्लीकेबल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कंपनीज को ही क्यों एप्लीकेबल है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों कुछ भी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कितना कैश आया, कितना कैश गया साल भर में। एक साल के अंदर हमारे पास कितना कैश आया और हमारे पास से कितना कैश गया, उस सारे ब्यौरा, एक प्रकार से ब्यौरा तैयार करना उसका। मतलब एक साल के अंदर कितना कैश आया है, एक साल के अंदर कितना कैश गया है, ये सारी चीजें एक पन्ने पे अगर आपने लिख दिया तो वही हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का आना मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, कैश का जाना मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि एक साल के अंदर हमारे पास कितना कैश आया है और हमारे पास कितना कैश गया है। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये बताने के लिए चलिए ठीक है, कितना कैश आया कितना कैश गया, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, ये तो आप समझ गए। बात आती कि कंपनीज को ही क्यों एप्लीकेबल है, क्या रीजन है कि ये बाकी चीजों को एप्लीकेबल नहीं है और सिर्फ कंपनीज को ही क्यों एप्लीकेबल है। कंपनीज, अगर आप लोगों ने बीएसटी में पढ़ा हो या पहले कहीं पढ़ा हो, दूसरे भी चैप्टर्स में ही बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी होती है, कंपनी ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कंपनी का नाम ले लेता हूँ, जैसे रिलायंस हो गया, जैसे टाटा हो गया। अब ये जो कंपनीज होती हैं हमारी, रिलायंस कंपनीज हो गई, टाटा कंपनीज हो गई, ये एक्चुअली में थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करके बोलूं तो पब्लिक कंपनी है और ये लिस्टेड कंपनीज भी होती है। अब ये पब्लिक कंपनी क्या होती, लिस्टेड कंपनी क्या होती है। तो पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसमें लोगों का पैसा लगता है। लोगों का पैसा लगता है का क्या मतलब हो गया, लोग कौन, इन्वेस्टर, जिनको एक नाम से और बोला जाता है क्या, शेयर होल्डर। अब ये इन्वेस्टर और शेयर होल्डर होते क्या है। इन्वेस्टर शेयर होल्डर अगर आपको समझना है तो आप ऐसे मान लीजिए, आपके पास कुछ पैसे रखे हैं, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, आपने पता किया कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप गए उस कंपनी में पैसा लगा दिए, पैसा इन्वेस्ट कर दिए, तो आप हो गए शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर और शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब आपको मालूम होगा कंपनी चलाता कौन है, तो कंपनी चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर और शेयर होल्डर ये दोनों अलग अलग पर्सन है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। इन्वेस्टर और शेयर होल्डर वो है जिसने कंपनी को पैसे दिए, जिसने कंपनी में पैसा लगाया, मान लो 10 लाख रुपए दिए या फिर मान लो 1 करोड़ रुपए दिया। ये पैसा 10 लाख रुपए कहां इन्वेस्ट करना है, कहां खर्चा करना है, ये डिसीजन लेने का अधिकार किसको दिया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया है। तो ये जो आपके पास पैसा आता है इन्वेस्टर और शेयर होल्डर से, ये पैसा कहां खर्चा होगा, ये डिसीजन लेने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है। अब एक बात बताइए, मेरे पैसा, मैंने मान लीजिए कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया,
ये मेरे 1 लाख रुपए का सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे को ये बात कैसे मालूम पड़ेगी? भाई ये तो जानी मानी कंपनीज है, रिलायंस और टाटा। इन कंपनीज में पूरे देश भर से लोग पैसा लगाते हैं। इन कंपनीज में पूरे देश भर से लोग पैसा लगाते हैं। तो अब एक बात बताइए, उनके पैसों का सही यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कैसे पता पड़ेगा? तो इसी चीज के लिए एक शब्द, एक चैप्टर और एक कंसेप्ट आया जिसका नाम है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों बेसिकली है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए एक स्टेटमेंट है जो इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स को या फिर बाहरी व्यक्ति जो भी कह लो उनको जानकारी देता है कि एक कंपनी में साल भर में कितना कैश आया, कितना कैश गया। क्योंकि ये कैश देने वाले इन्वेस्टर और शेयर होल्डर होते हैं, पर डिसीजन लेने का अधिकार इनके ऊपर नहीं होता है कि ये कैश कहां इन्वेस्ट होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि जो कैश है, कैश ऐसी एसेट होती है जिसका आप बहुत आसानी से आप उसमें फ्रॉड कर सकते हो। मान लो आपने कोई खर्चा बता दिया, वो खर्चा एक्चुअली में है नहीं, उतना कैश आप अपनी जेब में डाले, घर ले गए। कैश का गबन करना, कैश में फ्रॉड करना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट करके एक चैप्टर बनाया गया, जो चैप्टर इस बारे में है कि एक कंपनी के अंदर साल भर में कितना कैश आता है और कितना कैश जाता है। चलिए, हम ये तो समझ गए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसके पीछे का बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या, कि शेयर होल्डर के पैसों का शेयर होल्डर को पूरी जानकारी और पूरा नॉलेज रहे। वो तो हमको समझ में आ गया। अब बच्चों मैं इतनी देर से एक नाम बोल रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कैश कैश। यहां पर सबसे पहली बात जानने की ये है कि इस चैप्टर में कैश वर्ड का यूज बस नहीं किया गया है। इस चैप्टर में जो वर्ड का यूज किया गया है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये होते क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? तो यहां पास एकदम सिंपल भाषा में आप इसको बोलो तो कैश तो एकदम पता पड़ गया हमको कि भाई ये हमारे पास कुछ नोट रखे हुए हैं, तो ठीक है ना। ये जैसे कि ये नोट है हमारे पास, ठीक है, तो ये नोट है, ये कैश है। ये कैश तो एकदम सामने दिखता है। लेकिन आज के समय में कैश का काम बहुत से दूसरी चीज भी कर देती, जैसे बैंक में पड़ा हुआ पैसा, वो भी कैश के बराबर है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता, फोन पे, पेटीएम अपन सब लोग करते हैं। तीसरा हो गया चेक और ड्राफ्ट, ये भी तुरंत क्लियर हो जाते हैं। मान लो मेरे को कोई बच्चे ने पेमेंट करी, मेरे को चेक दिया, वो चेक में तुरंत बैंक में जाता हूं, वो तुरंत मुझे कैश में कन्वर्ट करके दे देता है। चौथा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज बच्चों वो शेयर्स होते हैं जो, जैसे मान लो मेरे पास आज 1 लाख रुपए रखा है, तो मैंने 1 लाख रुपए के किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्ट कर दिया पैसा, ऐसा समझ लो। लेकिन मैं उन शेयर्स को एनी टाइम ऑन द स्पॉट, जब मान लो मेरे को अब भी पैसे की जरूरत है, मैं तुरंत उन शेयर्स को बेच सकता हूं। ऐसे शेयर्स को, ऐसे सिक्योरिटीज को बोला जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये भी कैश के बराबर ही माने गए। और चौथी और पांचवी चीज आती है यहां पास करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज के जैसे ही कंसेप्ट है। आपने ऐसी जगह पैसा लगा रखा, मान लो मैंने गोल्ड खरीद लिया है, वो गोल्ड मैं तुरंत बेचूंगा और वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो याद रखिए यहां पर जितनी भी बार मैंने कैश वर्ड यूज किया और आपको समझाया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक साल के अंदर कितना कहां से और कितना कैश आया, कहां पे कितना कैश गया। वो कैश नहीं, वो होता है एक्चुअली में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर है? अब हमको ये तो बेसिकली समझ में आ गया कि कहां से कैश। इस चैप्टर ने 3 एक्टिविटीज क्लासिफाई कर रखी हैं। वो 3 एक्टिविटीज का पहले मैं नाम आपको बता दूं। ये चैप्टर बोलता है कि एक बिजनेस
और एक व्यापार में 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि एक नाम दिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक नाम दिया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, और एक नाम दिया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। मतलब अभी तक अगर आप समझो तो अभी तक हमने क्या देखा, क्या समझा कि भाई सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, कंपनीज ही क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब किन 5 चीजों को रेफर करके बोला गया है, वो बातें हमको क्लियर हो गई। पर ये चैप्टर बोलता है देखो आप सीधे हमको ये मत बताओ कहां कहां से कैश आया, कहां कहां कैश गया, वो बोलता है इन एक्टिविटीज में क्लासिफाई करके बताओ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश आया, कितना कैश गया, इन्वेस्टिंग में कितना कैश आया, कितना कैश गया, फाइनेंसिंग में कितना कैश आया, कितना कैश गया। मतलब हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पहले ये जानना जरूरी है कि 3 एक्टिविटीज एक्चुअली में होती क्या है। अब हम सबसे पहले समझते हैं 3 एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। मान लो मुझे या फिर आपको, या फिर मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो मुझे एक कंपनी खोलनी है जिसमें मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर करके बेचना चाहता हूं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आप लोग आजकल देखते हैं बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट में। तो मैं चाहता हूं कि एक कंपनी हो, कंपनी का नाम मान लो अभी अपन ले लेते हैं कोई भी ABC लिमिटेड करके, ऐसी करके मैं एक कंपनी खोला। वो कंपनी का काम क्या रहेगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचेगी। अब एक बात बताइए, किसी भी कंपनी को ओपन करने में सबसे पहली चीज क्या रिक्वायरमेंट होती, कोई भी व्यापार कोई भी बिजनेस को ओपन करने में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है पैसा। पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा पैसा, कंपनी में पैसा कहां से आता है। कंपनी में पैसा, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कहीं भी पैसा 2 ही जगह से आता है। ये एक बेसिक फंडा है। सबसे पहला आता है ओनर का पैसा, सबसे पहला होता है ओनर का पैसा जिसको अपन ओनर फंड्स भी बोलते हैं। और दूसरा पैसा होता है बोरोइंग का पैसा जिसको अपन बोरोड फंड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर आपने पार्टनरशिप में देखा हो तो पार्टनर पैसा लगाते हैं तो अपन बोल देते हैं एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, जो उन लोगों ने अपनी पूंजी बिजनेस में लगाई, ठीक है। और बैंक से लोन लेना है तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। तो कंपनी में ओनर जो होते हैं, कंपनी में ओनर होते हैं एक्चुअली में शेयर होल्डर्स, इनको ओनर भी बोला जाता है। ये कंपनी में पैसा लगाते हैं, इनसे पैसा आता है कंपनी के पास। अब इनसे पैसा कैसे आएगा कंपनी के पास, कंपनी इनको शेयर इशू करेगी, कंपनी इनको शेयर इशू करेगी और कंपनी को वो पैसा देंगे। क्लियर है। तो पहला हो गया ओनर्स फंड। तो ओनर फंड से कैसा पैसा आएगा, कंपनी मालिक जो रहेंगे वो मालिक तभी बनेंगे जब उनके पास शेयर पहुंचेंगे। तो कंपनी उनको शेयर इशू करती है, कंपनी का मालिक बनाती है और फिर वो कंपनी को पैसा देते हैं। दूसरा तरीका कंपनी के पास पैसा आने का, या तो कंपनी किसी बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है, या फिर एक तरीका और होता है डिवेंचर्स इशू करना। डिवेंचर्स भी एक प्रकार से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ही होती है। तो सबसे पहले मेरे को मेरी कंपनी में पैसे लाने थे तो मैंने कंपनी के शेयर इशू किए, तो पैसा आया। तो जो शेयर खरीदते हैं वो ओनर बन जाते हैं, तो एक वो ओनर फंड्स कहलाता है कंपनी में इशू ऑफ शेयर। दूसरा तरीका है बोरोड फंड्स, मैंने या तो लोन ले लिया या तो मैंने डिवेंचर इशू कर दिए। क्लियर है। तो ये मेरे पास मान लीजिए पैसा आया, मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए से आ गए, ठीक है। 100 करोड़ रुपए मेरे पास आ गया। इन 100 करोड़ का अब मैं क्या करूंगा, आप बताओ। कोई भी आदमी पैसा आने के बाद पैसे का करता क्या है, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपन। पैसे को अपन इन्वेस्ट करेंगे, तो पैसे को इन्वेस्ट कहां करेंगे अपन, पैसे को अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं मान लीजिए बिल्डिंग बनाने में, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं मान लीजिए मशीन्स खरीदने में, यही तो पैसे का इन्वेस्ट कर सकते हैं ना अपन। और पैसे का इन्वेस्टमेंट अपन कहां कर सकते हैं, बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई,
एक पूरा का पूरा प्लांट बनाना पड़ेगा जहां पर स्कूटर्स बनेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होंगी। क्लियर है। मान लो कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है, मान लीजिए कि ये पैसा तो बहुत सारा आया है, एसेट्स तो मैंने खरीद लिए, मान लो कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा तो उन पैसों को मैं क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ कहीं, किसी और कंपनी के शेयर खरीद लेना, मान लीजिए कोई फ्लैट प्रॉपर्टी खरीद लेना, उनसे रेंटल इनकम आना, तो ये एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये पहली चीज पैसे का आना, दूसरी चीज पैसा फिक्स्ड एसेट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स में लगाना, और तीसरी और मेन चीज जो कंपनी में होती है वो होती है उस कंपनी का मेन वर्क, मेन काम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस। अब बताइए इस कंपनी का मेन वर्क क्या है। मेन वर्क यहां पास है सबसे पहले तो परचेज करना। परचेज अपन क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, रॉ मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके उसको क्या करेंगे, गाड़ियों को बेचेंगे, सेल करेंगे, उधारी में बेचेंगे तो कैश बाद में आएगा, उधारी में खरीदेंगे तो कैश बाद में देना पड़ेगा, फिर वर्कर्स की सैलरी आती है, तो मान लीजिए कुछ सैलरी में लिख देता हूं यहां पास, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ये हो गया इसका मेन ऑपरेशंस का काम। अब अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर सबसे पहला हमने क्या किया, पैसे को लेके आया। कंपनी चालू करने के लिए हमको सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है, यहीं से इसको एक एक्टिविटी में डिफाइन कर दिया गया है, और उस एक्टिविटी का क्या नाम दिया गया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी या व्यापार में क्या होती है, जहां से पैसा कंपनी में या व्यापार में आता है, या तो ओनर के थ्रू आता है या तो लोन के थ्रू आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां तो सिर्फ इनफ्लो ऑफ कैश ही होगा, नहीं, यहां पास आउटफ्लो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर बेचे, मेरे पास कैश आया, मेरे को बाद में एनी शेयर होल्डर को डिविडेंड्स देना पड़ सकता है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश इसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। मैंने लोन लिया तो इस लोन के ऊपर मेरे को ब्याज देना पड़ सकता है, तो आउटफ्लो ऑफ इंटरेस्ट, आउटफ्लो ऑफ कैश इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ये इस एक्टिविटी का आउटफ्लो हो गया। बाकी बेसिक इनफ्लो तो आप लोग समझ गए। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी हो गई फाइनेंसिंग। दूसरा होता है पैसे आने के बाद पैसे का इन्वेस्ट करना, पैसे को लगाना, बेसिकली नॉन करेंट एसेट्स के ऊपर पैसे को लगाना, वो अपने आप में एक एक्टिविटी बन गई, और उस एक्टिविटी का नाम यहां पास दे दिया गया है क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या नाम दे दिया गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी सिर्फ पैसा जा नहीं रहा है, इसमें भी पैसा आता है। अब पैसा कहां से आएगा, देखो बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग आपने खरीदी या बनवाई, यहां पैसा चला गया, यहां से पैसा नहीं आएगा। मशीन आपने खरीदी, यहां से पैसा नहीं आएगा। मान लो आपने इन्वेस्ट किया था, क्या किया था, इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया, तो मान लो ब्याज आ गया। किसी दूसरी कंपनी के आपने शेयर और डिवेंचर खरीद लिए, तो वहां से इंटरेस्ट और डिविडेंड आ गई, इनकम हो गई। तो जो एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है हमारे एक्स्ट्रा पैसा कहीं लगाने पे, तो वो यहां पास इनफ्लो के रूप में दिखाया जाता है। और आखिरी और मेन एक्टिविटी हमारी क्या होती है, ऑपरेशंस वाली, मतलब वो एक्टिविटी जो हम डेली करते हैं, जो हमारा मेन काम है, मुख्य काम है, उसको बोला गया है क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे यहां पास हमारा मेन काम क्या था, गाड़ी बनाना और गाड़ी को बेचना। तो यहां पास आपको बेसिकली समझ में आया, तीन मेन एक्टिविटी किसी भी कंपनी, किसी भी व्यापार में क्या होती है। एक बार मैं आखिरी बार बोल के इसको अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली होती है पैसे का आना। किसी भी कंपनी, किसी भी व्यापार में पैसे का आना। पैसे का आना या तो ओनर के पैसे होते हैं या तो बोरोड पैसे होते हैं। ओनर के पैसे हो गए इशू ऑफ शेयर करके, बोरोड पैसे हो गए लोन लेके, डिवेंचर इशू करके, फिर उन्हीं पैसों का इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। और जो आपकी डेली एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी जो हर साल होती रहती है, ये होगी आपकी ऑपरेशंस या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है, लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें कुछ
इनफ्लो है तो कुछ होंगे आउटफ्लो। मैंने आपको बता दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों चीजें बताता है, इनफ्लो ऑफ कैश भी बताता है, आउटफ्लो ऑफ कैश भी बताता है, ठीक है ना। मेन बेसिकली इसका काम ही क्या है कि कैश के बारे में बात करता है, कितना कैश आया या कितना कैश गया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किसी भी कंपनी में कैश कहां कहां से आता है वो लिख सकते हैं अपन। सबसे पहला हो गया शेयर इशू करके, दोनों शेयर इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स, आप डिबेंचर इशू करेंगे वहां पास से पैसा आएगा। तीसरा लोन्स या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक से लंबे समय के लिए हमने पैसा ले लिया उधार, वो यहाँ पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब यहाँ पास आउटफ्लो में क्या जाएगा, देखो बेटा आउटफ्लो यहाँ पास समझना बहुत आसान है। सिर्फ दो चीज आप समझ लो कि बेसिक आउटफ्लो तो ये रहेगा कि आपने शेयर इशू किया है तो इन शेयर होल्डर को हमको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। दूसरा जो डिवेंचर इशू किए या फिर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिए हैं इनके बदले हमको उनको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो ये ब्याज देना पड़ेगा। बाकी तीन चीज आप हूबहू यहां पास उतार सकते हैं। कैसे, अगर आपने शेयर इशू किए हैं तो बाद में इनका बायबैक होता है। याद रखना शेयर होल्डर्स वालों को पेमेंट नहीं किया जाता कि भैया हमने पहले तुमको शेयर दिया था, पैसा लिया था, अब हमको शेयर वापस दे दो, हमसे पैसा वापस ले लो। यहां पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है बायबैक ऑफ शेयर्स। दूसरा आपने डिवेंचर इशू किया था, पैसे आए थे, अब आप इन्हीं डिवेंचर होल्डर्स को उनकी पेमेंट वापस कर दे रहे हो 5 या 10 साल के बाद, जो भी हो जब भी हो। तो यहां पास फोर्थ आ जाता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और फिफ्थ आ जाता है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये थी हमारी मेन एक एक्टिविटी जिसका नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बच्चों हमने समझ ली, कुछ भी नहीं था, कहां कहां से पैसे आते हैं। एक ओनर का फंड था, एक बोरोड फंड था, ये पैसे का आना हो गया। इन्हीं तीनों की जब पेमेंट वापस की जाएगी तो ये पेमेंट में आउटफ्लो में आ जाएगा, प्लस ये जो लोन लिया है इस पर ब्याज देना पड़ेगा तो वो आउटफ्लो में आ जाएगा। ये जो शेयर हमने लिए हैं उसमें डिविडेंड देना पड़ेगा तो ये आउटफ्लो में आ जाएगा। और यहाँ से ये पता लगेगा कि हमको एक्चुअली में इनफ्लो ज़्यादा हुआ है कि आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, जो ये बताएगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक्चुअली में इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। क्लियर है। अब हम बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का चार्ट। तो यहाँ पास आउटफ्लो में क्या हो गया, मान लो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गई। फिक्स्ड एसेट्स मैंने बताया था बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीन्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, तो ये आपने खरीदा तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है आपने खरीदे, मैंने आपको बताया था कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का बेसिकली मीनिंग ये होता है बच्चों, जैसे मान लो हमने किसी और कंपनी के, हम कंपनी हैं अपने आप में, हमने किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिवेंचर खरीद लिए या कोई अदर सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स खरीद लिया, उसको हम बोलते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और थोड़े लंबे समय के लिए खरीद लिया। याद रखना मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो करेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो आते हैं आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, मतलब जिसको आप तुरंत बेच सकते हो। यहां वो शेयर और डिवेंचर आने हैं, वो सिक्योरिटीज आनी है जो हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। क्लियर है। तो यहां पास बेसिकली क्या होंगे, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनीज,
एकदम सरल है। तीसरा आउटफ्लो कहां जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? तो ये तो हो गया फिक्स्ड एसेट, ये हो गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा हो गया, मान लो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखे थे, हमने किसी को ब्याज में पैसे दे दिए, वो है तीसरी जगह। तो एडवांसेस ऑब्लिक लोन्स मेड बाय द कंपनीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली ये तीन ही जगह है जहां पैसे जाएंगे। अब पैसे आएंगे कहां से? तो पैसा आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है ना। इंटरेस्ट मिल सकता है कहां से? यहां से भी इंटरेस्ट मिल सकता है, यहां से भी इंटरेस्ट मिल सकता है। दूसरा, डिविडेंड रिसीव्ड कैश के फॉर्म में डिविडेंड मिला। अब डिविडेंड, हमने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे थे, तो भाई जिस भी कंपनी के शेयर खरीदोगे, अभी अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या देख रहे थे, हमने अपने शेयर दिए, किसी को बेचे, तो हम बाद में उसको डिविडेंड भी तो पे करेंगे। कोई हमारे शेयर खरीदेगा तो हम उसको अपना प्रॉफिट का हिस्सा भी तो मालिकों को देना ही पड़ता है ना, उसी को तो डिविडेंड कहते हैं अपन। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वही चीज आ जाएगी जो हमने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में आ गया डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जब आपने एसेट खरीदी तो आउटफ्लो, एसेट का यूज करने के बाद एसेट को बेच दिया तो जो पैसा आया इनफ्लो। दूसरा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट खरीदा तो आउटफ्लो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो इनफ्लो। तो यह मैंने लिखा सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। और पांचवा और आखिरी, जब हमने लोन दिया तो आउटफ्लो, जब उसी लोन का रीपेमेंट आ जाएगा तो इनफ्लो। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके इनफ्लो ऑफ कैश, ये रिप्रेजेंट करता है आउटफ्लो ऑफ कैश। यहां से हम नेट निकालेंगे तो हमको ये पता पड़ जाएगा कि हमारे पास एक्चुअली में इनफ्लो हो रहा कि एक्चुअली में आउटफ्लो हो रहा है। ये एक कंपनी की पूरी कौन सी एक्टिविटी हमने देख ली? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बच्चों, ये जो हमारी एक्टिविटी है ऑपरेशंस वाली, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बेसिकली बोला जाए ना तो यही मेन है आपके पूरे चैप्टर में, यही मेन है। अगर आपने इसको कर लिया अच्छे से, अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे से कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 60 से 70% चैप्टर जो है वही कंप्लीट हो जाता है। मेन कहानी इसी की है। और इस एक्टिविटी को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, आपके एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे, इसकी गारंटी है पूरी। आप बस ध्यान से इसको समझते जाइए। बेसिकली यहां पास अभी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा और लिखवाऊंगा, फिर हम उसी स्टेप्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाद में, मतलब इसी के बाद में फिर उन स्टेप्स को एक एक करके स्टेप्स लूंगा और उनको डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए हमारी बुक जो भी हमको बुक एप्लीकेबल है, उसमें बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस है। एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए 5 स्टेप प्रोसेस है। तो पहला स्टेप नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर हमारा स्टेप नंबर 2 आता है जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर स्टेप नंबर 3 होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस
ये निकालने के बाद स्टेप नंबर 4 होता है इनकम टैक्स पेड ऑब्लिक रिफंड ऑफ टैक्स, और हमारा 5वां स्टेप इसमें आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें बेसिकली क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, उसको लेस करेंगे, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है उसको ऐड करेंगे। तो यहां से ये पांचों करने के बाद आपका क्या निकल जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां से आपका ये निकल जाएगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहां से आपका निकल जाता है। अब याद रखिए बच्चों, ये अभी अपन इसको पढ़ेंगे क्या है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहला स्टेप ये रहता है, इसमें हमको 4 एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो पहुंचते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। इसमें फिर हमको करना पड़ता है ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो हम पहुंचते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में। फिर हमको स्टेप नंबर 4 इनकम टैक्स पेड और रिफंड ऑफ टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। स्टेप नंबर 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, और हम आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं चाहता तो यहां पास लिख भी सकता था, पर मैं इसको यहां पास लिखा नहीं हूं क्योंकि अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। हालांकि मैं इसको लिखे दे रहा हूं कि ये कैसे निकलता है और ये कैसे निकलता है। तो यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हमको क्या करना पड़ सकता है, चलिए इसको अपन बाद में ही समझ लेते हैं, बाद में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सबसे पहले आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अब भी हमने पढ़ा है, 5 स्टेप प्रोसेस है, तो हम ये 5 स्टेप यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टेप नंबर 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये निकलेगा। फिर इसमें हम करेंगे ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसी में हम लेस करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अभी याद रखिएगा, अभी ये मैं आपको समझाऊंगा, अभी ये मैं खाली एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट तैयार करके बता रहा हूं कि पूरा है क्या आपको। तो यहां पास से दूसरी स्टेप में पहुंच जाते हैं अपन, जिसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये यहां आ गई, या फिर इसको अंदर ही लिख देते हैं अपन। अब इसमें फिर कुछ चीजें करना पड़ता है, ऐड और लेस। ऐड होगा डिक्रीज इन करेंट एसेट,
ऑब्लिक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पास आपका आएगा थर्ड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर इसके बाद अगला एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड रिफंड ऑफ टैक्स लेस इनकम टैक्स पेड। ये एडजस्टमेंट होगा यहाँ पास। इसके बाद फोर्थ हम देखते हैं, तो फोर्थ हमारा होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो हम यहां पास पहुंच गए अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ गए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फिर अब हमको ऐड और लेस करना है। तो मैं इसको यहाँ पास लिखता हूँ, क्योंकि बोर्ड है छोटा मेरा, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ और इसी के बाद आप इसी के नीचे कंटिन्यू करते जाना। मैं बोर्ड छोटा होने की वजह से इसको मैं यहाँ पास वापस से लिख रहा हूँ और उसके नीचे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग लिखूंगा। तो ये पूरा का पूरा एक आपका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इस कैश में लिखेंगे इनफ्लो ऑफ कैश में क्या क्या आएगा, जो इनफ्लो ऑफ कैश बोल दो या फिर ऐड करेंगे। तो ऐड में होगा, इनफ्लोज ऐड होते हैं, आउटफ्लोज लेस होंगे, ठीक है ना। तो इनफ्लोज में पहला दूसरा, पहला था हमारा क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड। दूसरा था हमारा क्या, डिविडेंड रिसीव्ड। तीसरा था हमारा डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल। फिर फोर्थ था हमारा रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड। फिफ्थ था हमारा सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। और लेस में था हमारा, आउटफ्लो में क्या था, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल। दूसरा क्या था,
माइनस होते हैं, ये प्लस 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 और ये भी प्लस। दूसरा था परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, और तीसरा था परचेज ऑफ एडवांसेस ऑब्लिक लोन्स प्रोवाइडेड, ये था नेक्स्ट। और ये यहाँ से हमारा निकल के आ गया था क्या, कैश फ्लो। ये बी पार्ट था हमारा, तो ये बी पार्ट आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हम थर्ड एक्टिविटी में आते हैं जो इसी में ऐड होगी, और वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऐड होगा, आउटफ्लो लेस होगा। इसमें इनफ्लो में क्या क्या आता है ये पीछे लिखवाया जा चुका है, आउटफ्लो में क्या क्या आता है ये भी पीछे लिखवाया जा चुका है, आप पीछे एक बार उसको देख लीजिए। तो यहाँ पास अब मैं सीधे आखिरी स्टेप आपको बता दूं कि यहाँ पास करना क्या होता है। यहाँ पास अब हमको तीनों एक्टिविटी को टोटल करना है। तीनों एक्टिविटी को टोटल करने का मतलब क्या है, तीनों एक्टिविटी को अब हम यहाँ पास करेंगे टोटल, ए प्लस बी प्लस सी, और जो भी टोटल आएगा उसको हम यहाँ पास लिखेंगे। अब इस टोटल में हमको करना क्या है, इस टोटल में हमको यहाँ पास अब करना क्या है, तो जो हम यहाँ पास लिखेंगे ए बी सी, इन तीनों का जो टोटल आया, ठीक है, तो इन तीनों के टोटल में ए बी सी का जो टोटल है, इन तीनों के टोटल में हमको ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या ऐड करेंगे हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसको मैं यहां पास लिख देता हूं, जैसे मान लो हमने नीचे क्या लिखा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये यहां से मिटा देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसमें हमको ऐड करना है ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये हम क्या करेंगे ऐड, तो यहाँ पास हमारा आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश कैश इक्विवेलेंट्स। और ये हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए। अगर ये बैलेंस शीट से मैच नहीं हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ या दिक्कत हुई है। तो यहाँ पर हमने बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रकार से पूरा बेसिक देखा है कि ये है क्या, किस बारे में है। अब जो अगला वीडियो आएगा उस अगले वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो मैंने अभी 5 स्टेप्स आपको लिखवाई थी वो 5 स्टेप्स मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। वो बताऊंगा कि उनको कैसे सॉल्व करने हैं और फिर हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मतलब 3 से 4 या 4 से 5 वीडियो में हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों।